हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आरएसआई इंडिकेटर के बारे में सीखने वाले हैं। आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है और उसके हिसाब से हम कोई भी स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, यानी जब बाइंग पोजीशन बनाना होता है या फिर शॉर्टिंग पोजीशन बनाना होता है तो आरएसआई इंडिकेटर के आधार पर आप कैसे उसमें ट्रेड लोगे। तो आरएसआई इंडिकेटर को एक चार्ट में कैसे हम अपलोड करते हैं, ये सब कुछ चीज़ें आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। तो आरएसआई का मतलब क्या रहता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यानी जो आरएसआई जो इंडिकेटर है वो एक ओसिलेट इंडिकेटर रहता है, यानी जो एक ओसिलेट करता है बिटवीन 0 to 100 के बीच में। यानी ये आरएसआई जो इंडिकेटर है वो एक ओसिलेटर है। तो ओसिलेटर रहता है कौन से? 0 नंबर से लेके 100 नंबर के बीच में। जो आरएसआई कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगा और कभी भी 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो आरएसआई इंडिकेटर है ओसिलेट करता है 0 to 100 के बीच में। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो आरएसआई क्या करता है कि अगर कोई स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए कि अभी ये रेंज अप ट्रेंड में था ये स्टॉक, उसके बाद में ये कुछ टाइम एक रेंज में फंस गया है। जो इस रेंज में जब फंस रहा है ये तो या तो ये ओवरबॉट कंडीशन में रहेगा या फिर ओवर सोल्ड कंडीशन में रहेगा। तो ये रेंज में जब फंस रहा होता है उसको इंडिकेटर कौन करता है? आरएसआई हमें इंफॉर्मेशन इसकी देता है। ओके, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान में रख सकते हो कि आरएसआई जो इंडिकेटर होता है तो हम कौन सा सिग्नल देते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आरएसआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आरएसआई को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, आरएसआई इज इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस आर एस। अब ये आर एस क्या होता है? तो आर एस सिंपल सा है निकालने का तरीका। आर एस होता है एवरेज गेन डिवाइड बाई एवरेज लॉस। अब एवरेज गेन का मतलब क्या रहता है, इसका मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 5 दिन का कुछ डाटा कलेक्ट करना है। जैसे पहले दिन क्या करना है, पहले दिन जैसे मान लीजिए कि ये 2 रह गया, यानी 2 पॉइंट गेन किया है। उसके बाद में ये दूसरे दिन 4 पॉइंट गेन किया है और उसके तीसरे दिन मान लीजिए कि इसने 6 पॉइंट गेन किया है और जब चौथे दिन मान लीजिए कि ये इसने 5 पॉइंट लॉस किया है। ठीक है, यानी आप जब भी एक चार्ट में जाते हो तो आपको ये समझ में आ गया वो आता होगा कि ये माइनस में आज 2 पॉइंट गया है या प्लस में 3 पॉइंट गया है। जितना भी जो डाटा जाता है उसका 5 दिन का पीरियड हम निकालते हैं। अगर 5 दिन में जितना गेन होता है, यानी कितना अपसाइड में जाता है, उसको डिवाइड करते हैं कितना 5 दिन में कितना लॉस गया है, यानी कितने दिन वो लॉस गया है। तो उसे हम कैलकुलेट करके आर एस का निकाल लेते हैं और ऐसे हम उसको फॉर्मूले में डाल के उसको आरएसआई के बारे में कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जो आरएसआई के जो कैलकुलेट करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको चार्ट में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ ही मिल जाएगा। तो आरएसआई को एक चार्ट में कैसे अपलोड करते हैं और एक चार्ट में कैसे देखते हैं कि ये ओवरबॉट में है या फिर ओवरसोल्ड कंडीशन में है। जब आरएसआई इंडिकेटर को डिज़ाइन किया गया था तो आरएसआई इंडिकेटर को डिज़ाइन करने वाला जे वोल्डर था, जो 1978 में इसको मार्केट में अप्लाई किया था। तो उसके आधार पर जब आरएसआई की उसने कैलकुलेट किया था तो 14 डे के पीरियड के आधार पर उसने आरएसआई को डिज़ाइन किया था। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आरएसआई को कितने डे पे आप रखना चाहते हो। तो उन्होंने जब डिज़ाइन किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम बोलते हैं वो रहती है 14। आपको जब भी चार्ट में अप्लाई करोगे तो वो आपको 14 ही दिखेगी। अगर आपको परफेक्ट जानना है तो ये 14 के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। उन्होंने क्या बोला था कि जब ये आरएसआई 0 to 30 की रेंज के बीच में रहेगा तो जो शेयर है वो उसको ओवर सोल्ड माना जाएगा, यानी जो ये शेयर है वो एक ओवर सोल्ड कंडीशन में है। देन अगर ये 70 to 100 रेंज के बीच में आरएसआई आपको इंडिकेट कर रहा है, यानी जो आरएसआई की जो वैल्यू रहती है 70 to 100 के बीच में है, तो उन्होंने उसको बोला था ये एक ओवर सोल्ड
और बोट कंडीशन में है। ठीक है, तो ओवर सोल्ड का मतलब ये रहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है, यानी ये डाउन ट्रेंड में है। और ओवर बोट का मतलब क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, अब ये शेयर यहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकता है। और ओवर सोल्ड में जब बहुत ज़्यादा बिकवाली हो जाती है उसके बाद में क्या होता है कि शेयर अप ट्रेंड की मूवमेंट में हो सकता है। तो इस इंडिकेटर के आधार पर हम ऐसे RSI को एक चार्ट में देख सकते हैं। और जब भी ये ओवर सोल्ड से अगर अप साइड में जाने लगता है तो हम वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। और जब ये और बोट से निकलता है तो हम उसको एक शॉर्टिंग की पोजीशन बनाते हैं। अब बात करते हैं चार्ट में हम RSI, जैसे आपको यहाँ पे ये इंडिकेटर दिख रहा होगा, एक लाइनिंग ड्रॉ है। ये जो लाइनिंग है जो एक RSI की लाइनिंग है, आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी जब भी आप चार्ट में इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो RSI यहाँ पे आप दिख रहे होगी, यहाँ पे परफेक्ट सिनारियो कब बन रहा था, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। उसके बाद में जब RSI था, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो RSI था वो 30 से नीचे था, यानी जब 30 से नीचे है तो ये एक ओवरसोल्ड कंडीशन में है। और अब जब यहाँ पे एक परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया और उसके बाद में जब RSI अप साइड में मूवमेंट दे रहा है, आपको चार्ट में दिख रहा होगा अप साइड में ये मूवमेंट दे रहा है, तो आप यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। तो ये RSI का ये सिग्नल आपको देख के आपको ये बोलेगा अब आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। देन उसके बाद में यहाँ पे आप इस गोले में यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया है। और उसके बाद में जब RSI था यहाँ पे 81 पे है, मैंने आपको पहले रेंज बताई थी 70 टू 100 के बीच में रहेगा, तो वो स्टॉक और बोट माना जाएगा। ठीक है, तो जब ये आप सोच सकते हो कि ये एक स्टॉक है जो एक और बोट कंडीशन में है, यानी अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है और ये शेयर जब भी निकल के आएगा तो ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो RSI यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है कि अब ये डाउन साइड में जा सकता है और उसके बाद में ये जस्ट नीचे की तरफ यानी डाउन ट्रेंड में जाने लगा। तो आप यहाँ से भी अगर पोजीशन बनाते हो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन, तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिल जाता। चलो हम बात करते हैं अभी कि RSI को एक चार्ट में कैसे अपलोड किए करते हैं, यानी जब आपका जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में RSI को कैसे आप अपलोड करोगे। ओके, तो अभी हम RSI इंडिकेटर को एक चार्ट में कैसे अपलोड करते हैं वो सीखते हैं। आपको यहाँ पे स्टडीज़ पे जाना है, स्टडीज़ पे आपको ओपन करना है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करते हो तो RSI यहाँ पे टाइप करना है। और RSI के यहाँ पे टाइप करने के बाद में आपको सबसे पहले ऊपर ही ऊपर एक पीरियड दिख रहा होगा, यहाँ पे कितने टाइम दिनों का जो पीरियड रहता है, जो जे वेल्स वर्ल्ड ने इसको जब डेवलप किया था तो 14 डे के रूप में उसको कैलकुलेट करके डेवलप किया। अब आपके ऊपर डिपेंड है, उसको 5 दिन 10 दिन या 20 दिन भी रख सकते हो। तो 5 दिन 10 दिन या 20 दिन भी उसको रख सकते हो। उसके जस्ट नीचे आपको RSI का जो कलर है वो कलर भी आपको अलग अलग कौन सा लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दे रखा होगा कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की जो वैल्यू रहती है, जो ओवरबॉट एंड ओवरबॉट सोल्ड की जो वैल्यू है, यहाँ पे आपको जब चार्ट ओपन करोगे तो आपको 70 दिखाएगी, यानी जो वैल्यू रहती है वो आपको 70 दिखाएगी। आप पे अगर इसको अच्छी तरह काम करना है तो वो देखना है आपको, जल्दी से इंडिकेटर के बारे में देखना है तो यहाँ पे 80 एंड 20 कर लेना। जब 80 एंड 20 हो जाता है डन, उसके बाद में आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, जब क्लिक हो गया तो उसके बाद में RSI इंडिकेटर आपको एक चार्ट में ऐसा शो होता है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये एक RSI इंडिकेटर है। अब वो कैसे काम करता है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपको RSI इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है तो RSI एक चार्ट में जब अपलोड हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा अप साइड में यानी ऊपर की तरफ कर लेना है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा अभी। ठीक है, आप एक एरो की तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैंने वहाँ पे क्या डिफ़ॉल्ट किया था, 20 एंड 80 ये रेंज रखी थी, आप भी 80 एंड 20 रख सकते हो। एक अच्छा खासा आपको सिग्नल देखने को मिल जाएगा। आप 20 पे जब जाओगे तो यहाँ पे आपको एक शेडो बन रही है कि ये एक
ओवर सोल्ड कंडीशन में है। और जब भी आप अप साइड में, यानी जब जैसे ये शेयर यहाँ से एक ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उस साइड में उस टाइम यहाँ पे आपको एक जो पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो भी बनना चाहिए। और आप यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन, यानी जो जब ये लाइन है, जो 20 की लाइन थी, यहाँ पे आप 30 एंड 70 भी रख सकते हो, बाई डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो। लेकिन जैसे ये 20 से अप साइड में गया तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, बाइंग की पोजीशन बनाने वाले हो। तो जब भी कोई RSI इंडिकेटर के आधार पर जब भी हम ओवर सोल्ड रहता है और जब ओवर सोल्ड को ब्रेक करता है तो उसमें हमें बाइंग की पोजीशन बनानी है। और जब भी ओवरबॉट को क्रॉस करता है तो हमें डाउन साइड में रहता है तो हमें शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनानी है। अभी तो यहाँ पे हमें ओवरबॉट की कंडीशन नहीं दिख रही, लेकिन आपको यहाँ पे देख के थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये किधर जा रहा है, और बोर्ड की तरफ जा रहा है। यानी जो RSI की जो इंडिकेटर क्या कर रहा है, और बोर्ड की तरफ जाएगा। जैसे ये और बोर्ड की तरफ चला जाएगा तो ये अलग जोन में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे कभी भी बाइंग की पोजीशन, यहाँ पे आपको जब ये 80 क्रॉस कर लेता है उसके बाद में आपको बाइंग की पोजीशन नहीं बनाना। उस शेयर में जब बाइंग की पोजीशन बनाओगे तो एक अच्छी खासी मूवमेंट देख के बना सकते हो, लेकिन आप उस शेयर में हमेशा एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को ही अपॉर्चुनिटी देखो। तो मुझे लगता है कि आपको RSI इंडिकेटर अपलोड करना भी आ गया होगा, और RSI इंडिकेटर के बारे में कैसे काम करते हैं वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। और जो मैंने अच्छे से नोट रखने के लिए दिए हैं, आप उनको उनके बेसिस के आधार पर देख सकते हो। देन अभी यहाँ पे हम और जो बोर्ड कंडीशन है वो ढूंढने की ट्राई करते हैं। इस शेयर में जब मिल जाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो जो 80 की रेंज थी वो एक और बोर्ड की, ये देखिए। ओके, अभी यहाँ पे हमें कौन सी ओके ओके, अब जब यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा कि वो 80 है और 80 से ऊपर साइड में जब ये दिख रहा है तो ये कौन सी कंडीशन में है, ओवरबॉट की कंडीशन में है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है और ये अभी हमेशा डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि ये यहाँ से फिर डाउन, जब जैसे ही 80 क्रॉस किया तो ये डाउन साइड में चला गया। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आपको बाई डिफ़ॉल्ट रखना है तो 70 एंड 30 भी कर सकते हो। यानी जो बाई डिफ़ॉल्ट रहने वाली है वो ओवरबॉट के लिए 70 to 100 रहने वाली है, और जो ओवर सोल्ड होता है उसके लिए 0 to 30 और सोल्ड में रहने वाला है। ओके, तो RSI इंडिकेटर आप अपलोड करना भी सीख गए हैं, और उसके आधार पर आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। जो भी मैंने आपको रूल्स दिए हैं वो रूल अच्छे से अप्लाई कीजिए। जैसा आपने अभी सीखा है कि RSI को हम एक चार्ट में कैसे अपलोड करते हैं, उसके बाद में आपने यह भी सीख लिया कि चार्ट में जो उसकी जो वैल्यू रहती है वो कहाँ पे वैल्यू दिखाती है। तो इसका एक परफेक्ट सिनारियो कब बनता है कि हमें इस RSI इंडिकेटर के आधार पर हम शेयर को बाई करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए। तो अब परफेक्ट सिनारियो क्या बनता है, यहाँ पे सिनारियो, दो सिनारियो बनते हैं। एक सिनारियो, पहला जो सिनारियो बनता है जो ये रहता है कि ये एक जब RSI ओवरबॉट कंडीशन में रहता है, यानी जब इसकी जो वैल्यू रहती है वो 70 to 100 के बीच में रहती है। जब वो वैल्यू 70 to 100 के बीच में रहेगी तो आपको हमेशा उस शेयर में, यानी जो स्टॉक है उसमें आपको ओनली शॉर्टिंग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, नहीं कि आप वहाँ पे बाइंग की पोजीशन ढूंढोगे। तो जब भी आपको ऐसा ओवरबॉट कंडीशन दिख जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, शॉर्टिंग की पोजीशन की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। याद रखने वाली बात यह है, यहाँ पे RSI में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ें याद रहती हैं, ये वाला नोट भी आपको याद रहता है, तो RSI इंडिकेटर के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, और उसके आधार पर आप अच्छे से एक शेयर में एंट्री, बाइंग पोजीशन एंड शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन भी बना सकते हो। दूसरा सिनारियो बन रहा है, जो दूसरा सिनारियो क्या बोल रहा है कि जब RSI और सोल्ड कंडीशन में रहता है, यानी जो इसकी जो वैल्यू रहती है जो 0 to 30 के बीच में रहती है। ये जो वैल्यू दी थी, जो जे वेल्स वोल्टर ने दी थी, जो 1978 में दी थी, तो उन्हीं के आधार पर जब RSI की जो वैल्यू रहती है जो 0 to 30 के बीच में रहती है तो ये एक ओवर सोल्ड में रहता है, यानी इस शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। तो आपको ऐसा लगता है कि RSI ये इंडिकेटर कर रहा है, इंडिकेट दे रहा है आपको कि ये शेयर ओवर सोल्ड कंडीशन में है, तो आप कभी भी उसमें
मतलब शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाओगे। और जब RSI ओवरबॉट कंडीशन में रहता है तो आप कभी भी उसमें बाइंग की पोजीशन नहीं बनाओगे। तो ये दोनों ही सिनारियो हैं, आपको अच्छे से नोट कर लेना है, आपको याद रखना है कि जब RSI क्या बोल रहा है। अगर RSI बोल रहा है कि कोई शेयर ओवरबॉट में है तो आप वहाँ पे जाके बाइंग की पोजीशन कभी नहीं बनाओगे। अगर आप वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाओगे तो आपको मैक्सिमम रिस्क रहेगी और आपको मैक्सिमम लॉस भी हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जो RSI की जो ओवरसोल्ड कंडीशन में रहता है, यानी इस शेयर में बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है और अब शेयर ये अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो अप ट्रेंड में जाने वाला है तो उसमें हमें बाइंग की पोजीशन ही ढूंढनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना दी तो आपको यहाँ से भी लॉस ही होने वाला है। तो इन दोनों चीज़ों के ये जो सिनारियो, इन चीज़ों के बारे में आप अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से याद रख लो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी हमारे जो की पॉइंट क्या रहने वाले हैं, जो मैंने सबसे पहले बताया था, बोला था कि जो RSI जो इंडिकेटर रहता है ये एक ओसिलेटर रहता है जो 0 to 100 के बीच में रीडिंग करता है। यानी जब ये RSI इंडिकेटर 0 to 100 के बीच में रीडिंग करेगा। दूसरी बात आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब ये 0 to 30 के बीच में रहता है तो वो एक ओवरसोल्ड पोजीशन में रहेगा और आप हमेशा वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, ना कि आप शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन। और तीसरी बात यहाँ पे ये रहती है कि जब RSI की जो वैल्यू रहती है 70 to 100 के बीच में रहता है तो वो ये एक ओवरबॉट कंडीशन में रहता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा अभी खरीदारी हो चुकी है और अभी ये इसमें बिकवाली का टाइम आने वाला है। तो उसमें आप ओनली शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, वहाँ पे कभी भी बाइंग मत करो। यहाँ पे शेयर मार्केट में बहुत से शेयर हैं, तो जब भी आपके चेकलिस्ट कंफर्म होते हैं उसके बाद में ही आप पोजीशन बनाओ, क्योंकि आप अग्रेसिव होकर कभी भी ट्रेड मत लीजिए। अगर अग्रेसिव होकर ट्रेड लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगी। और उसके बाद में जो RSI का क्या रहता है कि RSI मान लीजिए कि RSI 70 से 100 के बीच में फंसा है या फिर 0 to 30 के बीच में फंसा है, इस रेंज के बीच में फंसा हो सकता है। तो जो ये रेंज है वो कुछ दिनों की, कुछ मंथ की या फिर कुछ सालों की भी हो सकती है। लेकिन जब भी इस रेंज से ये बाहर जाएगा तो उस रेंज को आपको कैसा पता लगेगा कि ये अब रेंज से बाहर जाने वाला है? क्योंकि आप जब भी वहाँ पे कोई भी स्टॉक रहता है तो कोई भी स्टॉक में जब चार्ट एनालिसिस करोगे तो उसमें क्या रहेगा कि ये दोनों कंडीशन आपको काफ़ी दिनों से दिखती हुई नज़र आ जाएंगी। तो जब भी ये शेयर इस कंडीशन से यानी 30 से अब अपर साइड में जाएगा तो अब आप समझ सकते हो कि बहुत दिनों तक ये इस रेंज में फंसा था और जस्ट अब अप ट्रेंड कर रहा है। तो आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाओगे तो आपको अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है। और जैसे ही ये 70 to 100 के बीच में, और जब जो 70 से अगर डाउन साइड में आने लगता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। अब हमारे यहाँ पे जो परफेक्ट सिनारियो क्या बनता है, अब RSI के बारे में, इंडिकेटर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब परफेक्ट, अब मार्केट में ट्रेड कब लेना है, कौन से स्टेप को सेलेक्ट करके ट्रेडिंग करना है हमें। तो परफेक्ट सिनारियो में क्या रहना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। यानी जो भी एक स्टॉक है जिसमें आप RSI इंडिकेटर के बेसिस पे आप काम कर रहे हो तो उसमें पहली चीज़ एक परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बनना ही चाहिए। उसके बाद में जब कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो एक सपोर्ट पे बन रहा है या फिर रेजिस्टेंस पे बन रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लो तो एक वॉल्यूम, अच्छी खासी वॉल्यूम भी रहनी चाहिए। यानी जो जो इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक इंक्रीज वॉल्यूम रहनी चाहिए। अब अगर चार्ट में आप वॉल्यूम अप्लाई करोगे तो ऐसे बढ़ती हुई वॉल्यूम रहना चाहिए, तब ही आप यहाँ से मार्केट में इंटर हो सकते हो और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। उसके बाद में जो लास्ट सिग्नल था हमारा, RSI सिग्नल भी दे रहा है कि अब ये अच्छी खासी मूवमेंट करने वाला है। या तो फिर ओवरबॉट में है तो डाउन साइड में आ रहा है तो आप शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाओ, या फिर वो ओवर सोल्ड में है मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पहले से बिकवाली हो चुकी थी तो अब उसमें ख़रीदारी आने वाली है तो आप वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाओ। तो
आशा करता हूँ आपको आरएसआई इंडिकेटर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो को पूरा देखता रहिए। जो भी आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो की बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा वो MACD के बारे में बात करने वाले हैं। मूविंग एवरेज का मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप अच्छे से जाके देख सकते हो। तब आपको MACD समझने में बहुत मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी आप MACD के बारे में समझ जाओगे। तो जो MACD के बारे में आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो बने रहिए। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, अपना जो फीडबैक दीजिए, क्योंकि आप फीडबैक देते हो उसी से मोटिवेशन मिलता है। देन हम नेक्स्ट वीडियो एक अच्छे से एनर्जी के साथ में अपलोड कर सकें। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।